बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों आर्हेनियस थ्योरी देखा था, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें थी। आज हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन का। आर्हेनियस इक्वेशन जो है, इसके बेस पे बहुत ढेर सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें टेम्परेचर की बात होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात होगी, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं। बट जो कैलकुलेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस इक्वेशन से आते हैं, तो तुम्हें इस इक्वेशन को थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसलिए जो है आज हम लोग इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। तो देखो, आर्हेनियस इक्वेशन इसमें रेट की बात की गई है, जो कि आप रेट कांस्टेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली is written as K proportional to e की पावर माइनस EA by RT। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आर्हेनियस फैक्टर हम लोग लगाते हैं, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA by RT। K यहाँ पे क्या क्या है मैं लिख देता हूँ। K तो है अपना रेट कांस्टेंट, ये A है एक्टिवेशन एनर्जी, T stands for temperature, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। यूनिट क्या होगी जूल पर मोल पर केल्विन। ए क्या है बच्चों, ए जो है उसके बहुत ढेर सारे नाम हैं। ए को आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं या आर्हेनियस कांस्टेंट, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। तो और वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम रहता है, अगर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है तो उसके लिए डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड जो है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब आर की वैल्यू ये जो हमने लिया ये तो बेटा ऐसा यूनिट्स में लिया है। अब कैलोरी में कितना होता है ना, तो कैलोरी में हम लोग 2 कैलोरीज लेके चल लेते हैं। आप लोग को मैं गैसीय स्टेट में पढ़ा चुका हूँ आर की वेरियस जो यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि EA और टेम्परेचर दोनों के रेस्पेक्ट में इसने एक इक्वेशन दिया है आर्हेनियस, और हम लोग को इस इक्वेशन के डेरिवेशन से मतलब नहीं है कि ये कैसे आया क्या आया,
वो डेरिवेशन ऑलरेडी आर्हीनियस जी कर चुके हैं। हम लोग को कंक्लूड करना है और हम लोग को सीखना है कि इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड कर सकते हैं थ्योरी पर्पस से, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी को लेते हुए, या कैसे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में। तो इससे हम कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन उन्होंने दिया, इससे आपको दो तीन चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे मैं फर्स्ट लिखता हूँ, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो के कैसा वेरी कर रहा है भाई। के जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ध्यान से इस तरह से सोचो कि के प्रोपोर्शनलिटी किसके हो रहा है, ई की पावर माइनस दिखाई दे रहा है, मतलब इसको ऐसे सोच लो 1 ई की पावर ए बाय आर टी। अब अगर मैं टी को बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं टी को बढ़ा रहा हूँ तो ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी। ये वैल्यू अगर कम हो गई बेटा, तो मतलब ई की पावर जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, और कुछ कम से अगर डिवाइड हो रहा होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर टी इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कि के भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एकदम आराम से तुम सोच सकते हो, इमेजिन करो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर टी बढ़ेगा तो ई बाय आर टी कम हो जाएगा। ई बाय आर टी कम हो रहा है मतलब ई की पावर ई बाय आर टी भी कम वैल्यू होगी पहले से, और फिर 1 वो कम वैल्यू करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू मेरे को दे देगा। तो के इंक्रीज करेगा मतलब कि रेट इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो। ये पहला कंक्लूजन। और इसीलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। उसको आप जो थ्योरी पढ़े थे वो न्यूमेरिकली भी इक्वेशन से हम लोग उसको वैलिडेट कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि इफ ये इंक्रीजेस, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है बढ़ रही है तो देखो के इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के तो डायरेक्टली माइनस में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन वाला कर्व बन रहा है। मतलब कि अगर ये बढ़ाओगे तो ई की पावर माइनस बढ़ेगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा वो चीज़। तो डिक्रीज होगा तो मतलब के घट जाएगा, तो के डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर ये बढ़ता है तो के जो है वो डिक्रीज कर जाता है, या रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये कंक्लूजन्स हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, फॉर्मूले से ले सकते हैं। अब इसमें ये जो रेशियो है, ये जो फैक्टर है ई बाय आर टी वाला जो फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो ई की पावर माइनस ई बाय आर टी वाला फैक्टर है, इसमें यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, और उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन ऑकर करता है। तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, ये जो फैक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater or equal to ETH, having energy more than or equal to ETH, threshold energy level. तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके रिलेटेड ग्राफिकल चीज़ें भी बहुत बार जो है वो
पूछी गई हैं, तो आपको ग्राफ्स का भी जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ग्राफिकल क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछ सकता है। जैसे एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बताओ। अब देखो, अगर तुमको थोड़ा बहुत जो है ये चीज़ याद रहेगी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ के बढ़ता है, तो तुम ऑप्शंस में से थोड़ा जज कर सकते हो। और लेकिन अगर एग्जैक्ट तुमको सोचना है, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ढेर सारे दो कर्व्स ऐसे भी दे सकता है जो कि दोनों को ही उसने बढ़ाते हुए दिखा दिया, ऐसा हो सकता है। तो उनमें से कैसे पहचानोगे? तो इस तरह से पहचानोगे कि बढ़ेगा तो, लेकिन एक्सपोनेंशियली तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ई का पावर लगा हुआ है, और एक्सपोनेंशियली तरीके से बढ़ेगा तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको के वर्सेस टी का ग्राफ दिखाई देगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन जेई में आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज कम इन जेई। सीधे ग्राफ पूछ लिया, फंक्शन, सब कुछ जो है फंक्शन से आ रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास इक्वेशन है और आप लॉग में डील कर सकते हैं, तो आपको वो लॉग में जो है वो कर्व पूछ सकता है। तो देखो कि किस तरह से हम वहां पे जाते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी के इट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। अच्छा, ध्यान रखें, ए को एक और नाम भी है, कभी कभी आपको दे देता है क्वेश्चन, ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग। ए को क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के पहले आ रहा है, तो इसलिए इसको ए को क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अगर मैं इसमें लॉग लगाऊं, लॉग लगाने का मतलब पहले मैं नेचुरल लॉग लगाऊंगा, क्योंकि ई बेस है, सीधे कट जाएगा। तो लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ln k इट इज इक्वल टू ln a, और ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप ऐसा सोचो, ln a प्लस ln e की पावर माइनस ए बाय आर टी। अब लॉग ई बेस ई है, ln मतलब क्या होता है? लॉग ई बेस, तो इसका ई बेस है, ई बेस है, तो माइनस आर टी खाली बच जाएगा। तो ln k इट इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। और इसी इक्वेशन के बेस पे आपसे कभी कभी लॉग वर्सेस 1/t का ग्राफ जो है वो पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कैसे बनाओगे उसको देखो। मान लो कि ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछ लिया, तो ये तो है मेरा y एक्सिस, 1/t मेरा x एक्सिस हो गया, तो बाकी जो माइनस ए बाय आर बचा वो स्लोप हो गया, और ये हो गया c, मतलब कि इंटरसेप्ट वाला पार्ट। तो ln k इंटरसेप्ट है मेरा ln a, है ना, तो कहीं पे मान लेता हूँ कि ये मेरा ln a वाला पॉइंट है। और माइनस ए बाय आर स्लोप के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा आप इसको बना सकते हो कि स्लोप इट इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर। अगर थीटा एंगल दिया होगा तो वो tan थीटा हो जाएगा, आप ऐसा सोच सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ln ना बोल के वो 10 बेस लॉग दे देता है बेटा, ln ना बोल के वो 10 बेस लॉग दे देता है। तो 10 बेस लॉग में आपको पता है कि जब हम नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में चेंज करेंगे
तो हमें 2.303 का फैक्टर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो उसको भी देखो। जैसे इक्वेशन है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाई आर टी, तो इसको 10 बेस में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 बेस k, इट इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस a माइनस ए बाय आर टी। मतलब कि log 10 बेस k इट इज इक्वल टू log 10 बेस a माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। ये log 10 बेस में आपके पास फॉर्मूला हो गया। तो जैसा मैंने बोला 2.303 का फैक्टर खाली बस आ जाएगा बेटा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा log 10 बेस k वर्सेस 1 अपॉन टी का कर्व। तो ये हो गया log 10 बेस a और नेगेटिव स्लोप के साथ, लेकिन इस बार स्लोप में चेंजेस क्या है कि ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस ए अपॉन 2.303 आर। ये वैल्यू हो जाएगी इस बार स्लोप की, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन टी तो x हो गया, ये m, ये पूरा m हो रहा है, तो दिस पार्ट इज गेटिंग द स्लोप। तो इस वजह से पूरा स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर। अब इन्हीं इक्वेशन से हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं उसको भी देखने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन है कि ln k इट इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी। नेचुरल लॉग के टर्म में ये इक्वेशन है। मैं मान लेता हूं कि मैं दो टेम्परेचर्स की बात कर लेता हूं बेटा फॉर द सेम रिएक्शन, है ना। ऐसा नहीं कि मैं रिएक्शन चेंज कर रहा हूं, रिएक्शन सेम है। अगर रिएक्शन सेम होगा तो ए की वैल्यू भी सेम होगी, इस बात को ध्यान रखें। इफ रिएक्शन इज सेम, इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इफ रिएक्शन इज सेम देन वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो सेम, क्योंकि उसको तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको ही देखना है। तो रिएक्शन सेम हुआ तो ए की वैल्यू पे चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखो एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट मान लो इज K1, तो आप क्या लिख सकते हो, ln K1 इट इज इक्वल टू ln A माइनस ए बाय आर T1। इस तरह से लिखा जा सकता है, ये को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। सिमिलरली हम लोग एक सेकेंड टेम्परेचर मान लो कि ले लेते हैं, एट T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज K2। रेट कांस्टेंट जो है K2 मान लो, तो मैं लिख सकता हूं कि ln K2 इट इज इक्वल टू ln A माइनस ये अपॉन आर T2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
तो देखोगे, मान लो कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1 किया, तो क्या मिलेगा तुम्हें? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो ये हो जाएगा ln k2 माइनस ln k1, और log c माइनस log d क्या होता है? log c बाई डी। ये हो जाएगा ln k2 बाय k1, इट इज इक्वल टू ln a कट जाएगा, और ये है माइनस ई अपॉन आर t2 और माइनस ऑफ माइनस ई अपॉन आर, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि ए बाय आर 1/T1 और माइनस 1/T2। देखो कुछ इस तरह से बन जाना चाहिए। ध्यान से देख लो कि log c माइनस log d करेंगे तो log c बाई डी हो जाएगा, तो मैंने k2 बाई k1 कर दिया उसको बेटा। ln a से ln a कट जाएगा क्योंकि सेम रिएक्शन में a की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये सेम ही हो गया। ए को अपन चेंज नहीं कर रहे, अपन खाली टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, आर गैस कांस्टेंट होता है, तो ये माइनस ये करें तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको मैंने प्लस में बाहर ले लिया और 1/T1 और माइनस 1/T2 ऐसा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अगर T1 टेम्परेचर पे K1 है तो T2 पे क्या होगा, है ना। सो दिस इक्वेशन we can apply to get different values of k at a different temperatures, or vice versa। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट के की वैल्यू क्या क्या होंगी, या डिफरेंट के की वैल्यूज पे किस टेम्परेचर पे वो आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूले में अगर मान लो कि तुम 10 बेस में डील करना चाहते हो तो क्या करोगे? 10 बेस में करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे 2.303 लगा दोगे, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा यूज। तो 10 बेस में करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, log 10 बेस k2 by k1 it is equal to EA upon 2.303 into R 1/T1 minus 1/T2। तो इस तरह से जो है तुम्हें दिख जाएगा। 10 बेस में अगर तुम करना चाहते हो तो वहां पे 2.303 का फैक्टर खाली तुमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा, उसके बाद और भी फर्दर इस टॉपिक में घुसेंगे, बट जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं। Calculate fraction of molecules having energy more than threshold energy if activation energy is 0.693 किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट पे ध्यान दें बेटा, क्योंकि यूनिट से बहुत सी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। एट 227 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में दिया है R इट इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।
तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से तुम लोग डील करते हो। अब अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किसके बराबर है। ये वो एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है, वो जो टर्म आ रहा था, उसी के बराबर हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब कि हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। हम लोगों से क्वेश्चन ने ये पूछा है कि दिस इज व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी का डेटा दिया हुआ है 0.693, ये दिया हुआ मुझे ना, ये इज गिवन 0.693। आर की वैल्यू खुद ब खुद दे दी, हालांकि ये तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। और टेम्परेचर दे दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर जहाँ भी क्वेश्चन में यूज़ होता है 11वीं से, अब तो बड़े हो गए हो, बूढ़े हो चुके हो, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कर दो, तो 273 प्लस 227 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 500। सात तीन 10, 510 हो जाएगा है ना। 510 केल्विन जो है ये बैठ रहा है। अब हम लोग देखते हैं उस इक्वेशन को लेके, सॉरी 510 नहीं, 500 ही ना रहे, 7 दोनों 1 10, 227। तो अब हम लोग बात करते हैं ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो ई की पावर माइनस ए, तो माइनस ए मतलब कि माइनस 0.693 बाय आर टी, क्योंकि ये कैलोरी में है तो आर भी कैलोरी में दिया ही हुआ है, और तुम्हें वैसे भी लेना चाहिए आर इंटू टी मतलब कि 500। तो ये वैल्यू जो अपन को पता करनी है, तो ये क्या हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हो, 0.693 को अगर तुमको याद हो, 0.693 को हम लोग लिख सकते हैं ln2। 0.693 को क्या लिख सकते हैं, ln2। तो ln2 ये हो जाएगा e की पावर माइनस ln2 बाय 1000। इसको और किस तरीके से तुम सोच सकते हो, दिस विल इक्वल टू अच्छा, एक बात यहाँ पे जो है किलो कैलोरी यूनिट का थोड़ा सा जो है ध्यान तुम्हें देना है, हमसे भी जो है इधर से उधर बोर्ड देखने में। ये किलो कैलोरी है बेटा, है ना, दिस इज किलो कैलोरी एंड दिस इज कैलोरी। तो ये किलो कैलोरी है, मतलब क्या करो कि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो कैलोरी पर मोल। यही है, यूनिट जो है वो इधर उधर हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो इंटू यहाँ पे 1000 कर दो, तो 1000 से 1000 यहाँ पे जाएगा कट, तो ये हो गया e की पावर माइनस ln2। मतलब कि इसको लिख सकते हो e की पावर माइनस को अंदर लेके चले जाओ तो ln 1/2 बोल सकते हैं अपन, है ना। माइनस अंदर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो e की पावर ln 1/2
मतलब कि ये हो गया तुम्हारा ln नेचुरल लॉग ही होता, तो ये मतलब एंटी लग रहा है, इसका इन्वर्स लग रहा है, ये 1/2 हो गया। तो कितना फ्रैक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड रेंज से ऊपर है, मतलब कि हाफ फ्रैक्शन, 0.5 फ्रैक्शन या 50%। 50% जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो ऊपर हैं या उससे या उसके बराबर है ना, बराबर हैं या तो ऊपर। तो यही है, यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। यूनिट्स में कंफ्यूज होगा तो इधर से उधर जो है आंसर बिगड़ सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो अभी इक्वेशन हमने डिराइव किया था उसका यूज़ आएगा, उस क्वेश्चन को भी लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को चेंज किया गया और रेट जो है वो 10 टाइम्स हो गया, टेम्परेचर कितने से कितना चेंज किया, 227 डिग्री सेल्सियस से 727 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चेंज किया, और बोला रेट 10 टाइम्स हो गया, तो बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना है। इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फॉर्मूला log k2 by k1 is equal to E upon 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2। ये फॉर्मूले लगा के आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, रेट 10 टाइम्स हो जाए या रेट कांस्टेंट 10 टाइम्स हो जाए, बात बराबर है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि R2 by R1, तो ये तो सेम इस रेशियो जो है आप सोच सकते हो कि K2 by K1 ही है। तो आप इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूला है कि log 10 बेस K2 by K1, रेट बोल रहा है कि 10 टाइम्स हो गया ना, यहाँ पे बोल रहा है कि K2 इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ K1। तो log K2 by K1 इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो रेट 10 टाइम्स हो गया, मतलब K2 इज इक्वल टू 10 K1, मतलब log 10 10। तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1, तो हो गया 1। इट इज इक्वल टू EA अपन को पता करना है, तो EA डिवाइड बाय 2.303, R की वैल्यू 8.314, मोल वाले में पुट कर रहे हैं सीधे, जूल वाले में ऐसा यूनिट, इनटू 1 अपॉन T1। तो 1 अपॉन T1 मतलब कि 227 अपना T1, 227 हो गया, मतलब कि 500 अभी निकल के आया था, माइनस 727, तो 500 और हो गया उससे ऊपर, मतलब 1000। इस तरीके से तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ये की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो ये हो गया कि
वो तो हो गया तुम्हारा 2 - 1 और ये हो गया 2 पॉइंट, इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं बेटा, 2.303 इंटू 8.314, तो ये 19.14 कुछ है। ये हो जाएगा कि 1 इट इज इक्वल टू ई ए अपॉन 19.147, इसको 15 मान ले। और वो क्या हो गया उसमें, तो भाई ये 500 है, ये 1000 है, तो 1000 तुम्हारा एलसीएम में आ जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, 2 - 1 मतलब कि 1, तो ये 1/1000 हो गया। मतलब ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 19.15 इंटू 10 की पावर 3 ना, इतना तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, या 19.15 जूल्स में किलो जूल। पर मोल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुआ हो कि ये फॉर्मूले को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि जिस रिएक्शन का ई ज़्यादा होगा वो रिएक्शन जो है ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करेगी टेम्परेचर पे, या वो सेंसिटिव होती है टेम्परेचर पे ज़्यादा, है ना। इस पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पॉइंट को नोट डाउन करो। The reaction which has more value of activation energy is more sensitive to temperature, or depends more on temperature. इस पॉइंट को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, दो तरह से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका है मैथमेटिकल। तो पहले ग्राफिकल मेथड को देखो। तो देखो हमें ये इस कर्व में देखना है कि ऐसा कैसा दिखाई देगा कि अगर ये ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो ये अगर ज़्यादा होगा, और ये और टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन से ही आना है, तो ऐसा कब हम लोग सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो ये से हमको ग्राफिकली पता चले। तो आपके पास एक ग्राफ है जिसमें आप बात करते हैं कि ln k वर्सेस 1/T, है ना। ये ग्राफ आपके पास है जिसमें कि इसका जो स्लोप आता है वो -E के बराबर आता है, -E/r के बराबर आता है। तो देखो मान लो हम दो कर्व्स ड्रॉ करते हैं जिसमें
के और टी को मैं चेंज, के अपने आप चेंज हो जाएगा ई के अकॉर्डिंग से, टी जो है दोनों के लिए मैं सेम प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मान लो कि एक के लिए कर्व कुछ ऐसे आया और एक के लिए कर्व कुछ इस तरह से आया। इसको मैं फर्स्ट कर्व नाम दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड कर्व नाम दे रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे ये है और ये डैश, नहीं स्लोप माइनस ये बाय आर होगा और ये डैश बाय आर होगा। मैं खाली एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये डैश। तो ग्राफिकली हमको दिख रहा है जो सेकंड कर्व है, मतलब ये डैश, इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट, ये से ज़्यादा है। ये डैश इज ग्रेटर देन ये। भाई इसका स्लोप ज़्यादा है तभी ना ये ऐसे ज़्यादा झुका हुआ है और ये थोड़ा सा स्लोप इसका कम है। स्लोप ज़्यादा और कम का मतलब क्या है कि किसमें मतलब कौन कितनी तीव्रता से ढलाई किसका ज़्यादा हो रहा है ना, वैसा आप सोच सकते हो। तो इन दोनों कर्व्स में से सेकंड जो कर्व है उसका क्या है, स्लोप ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है साफ, स्टीपनेस ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, गिराव ज़्यादा है ना, इससे आप सोच सकते हो। अगर इंक्रीजिंग होता तो चढ़ाव ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, अभी डिक्रीजिंग में है दोनों के दोनों कर्व, इसलिए किसका ज़्यादा गिराव है, घटाव है ना, वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये डैश इज ग्रेटर देन ये साफ साफ दिख रहा है। और ये डैश अगर ग्रेटर देन ये है, स्लोप दिख रहा है क्योंकि इसका ज़्यादा है, तो उसी में टेम्परेचर जो है उसी में कितना ज़्यादा वेरी तुम्हें करता हुआ दिख रहा है। 1/T जो है उसमें वेरी करता हुआ तुमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिसका स्लोप ज़्यादा है इट इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर। जैसे अगर मैं एक और ऐसा बना दूं जिसका स्लोप ज़्यादा है, इसका ये ज़्यादा है, तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा टेम्परेचर को लेते हुए। तो जिसका स्लोप ज़्यादा, वो ज़्यादा सेंसिटिव है टू विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। क्योंकि अगर इसमें टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे तो खटाक खटाक जो है चेंज हो जाएगा टेम्परेचर, लेकिन इसमें नहीं होगा ना, लीनियर टाइप का वो कर्व ज़्यादा है। तो इट इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर। जिसका ये ज़्यादा उसका कर्व ऐसा आएगा, उसका कर्व ऐसा आएगा, तो मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव जोन में है, खटाक खटाक वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें उतनी खटाक से चेंज नहीं होगी, तो ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसी चीज़ को मैं देखने जा रहा हूँ एक और तरीके से, जिसको बोला जा रहा है कि मैथमेटिकल मेथड है ना, प्रूफ अपन कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेंसिटिविटी देखना चाहता हूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब क्या है, डिपेंड करने का मतलब है कि किसका रेट में चेंज आ रहा है, किसके रेट में ज़्यादा चेंज आएगा। अच्छा, रेट में अगर चेंज आएगा तो रेट कांस्टेंट में भी चेंज आएगा। मैं तुमको पहले ये भी बताया था कि रेट और रेट कांस्टेंट में क्या है, रेशियो सेम रहता है। तो रेट में अगर चेंज आएगा तो रेट कांस्टेंट में भी चेंज आएगा। तो कहीं से अगर हम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के और टी इसको ऐसे रिलेट करें कि इसमें है ना, इन टर्म्स ऑफ ये कहीं से कुछ ऐसा फैक्टर मुझे मिल जाए कि भाई टी चेंज करते हैं तो के तभी चेंज होगा जब ये किसका ज़्यादा है कम है, वैसे हम अगर देख पाए तो हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे कि टी चेंज करने पे या ये जिसका ज़्यादा होता है उसका के जो है वो ज़्यादा
चेंज हो जाता है टेम्परेचर के बेसिस पे, टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा होता है। तो इसको देखो मतलब हमको पता क्या करना है, अगर हम बेटा कहीं से ये प्रूव कर दें कि dk बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू EA, दिस आई हैव टू प्रूव कि जो डिपेंडेंस है उस रिएक्शन का टेम्परेचर पे, वो अगर EA पे भी डिपेंड करता है कि किसका ये, और भी डायरेक्टली, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि जिसका वैल्यू ज़्यादा है EA का वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंडेंसी की बात हो गई। तो डिपेंडेंसी जो है वो EA पे डायरेक्टली अगर डिपेंड करे, प्रोपोर्शनल हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। ग्राफिकली देख लिए तुम भाई, जिसमें ज़्यादा घटाव होगा वो सेंसिटिव टाइप से रहेगा, मतलब जल्दी चेंज करेगा। सेंसिटिव मतलब क्या, जल्दी चेंज करना। तो अगर मैं कहीं से ये लेके आ जाऊं कि dk बाई dt जो है EA के प्रोपोर्शनल है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो इसको देखो कि कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मिटा देते हैं। अब k जो है अपन का, जो k होता है वो क्या होता है, a e की पावर माइनस EA बाय आर टी, ए की पावर माइनस EA बाय आर टी। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मैं मान लो इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे dk बाई dt चाहिए। तो अगर dk बाई dt चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करने के बाद देखो कि क्या बन के आता है। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वो EA के टर्म में मुझे मिल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं dk बाय dt मतलब टेम्परेचर के टर्म में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। T मतलब यहाँ टाइम नहीं है, ध्यान देना। T मतलब क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो dk बाय dt विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो तो a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, फिर चेन रूल लगाओगे तो a e की पावर माइनस EA बाय आर टी, ऐसा तो हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें चेन रूल लगाओ, है ना, मतलब कि इंटू d बाई डी टी ऑफ क्या, d बाई डी टी ऑफ माइनस EA बाय आर टी। तो माइनस को बाहर कर दो, EA बाय आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मतलब 1/t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा कि, अच्छा इस पार्ट को मैं दोबारा k लिख सकता हूँ, a e की पावर माइनस EA बाय आर टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। बार बार क्या इतना बड़ा लिखेंगे, समझ रहे हो, बार बार इतना बड़ा लिख के क्या है, इंक वेस्ट करेंगे। तो इंक नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे, थोड़ा बचाएंगे, सेविंग करेंगे। इसको दोबारा k लिख दो और वहाँ से माइनस EA बाय आर बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा, और डिफ्रेंशिएट करोगे 1/t को तो माइनस 1/t स्क्वायर बाहर आएगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और ये हो रहा है मेरे पास कि इट इज इक्वल टू k इंटू EA अपॉन आर टी स्क्वायर। तो साफ साफ जो है तुमको दिखाई दे रहा है कि dk बाई dt जो अपन निकाला, dk बाई dt dk बाई dt इट इज इक्वल टू क्या आया, k इंटू EA अपॉन आर टी स्क्वायर। और यहाँ से साबित हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया कि dk बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA। मतलब जिसका EA ज़्यादा उसका dk बाई dt भी ज़्यादा। इसका मतलब कि इट इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। दैट रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि जो रिएक्शन
हम लोग बोलते हैं कि जिसका ईए ज़्यादा है वो क्या होता है, जिसका ईए ज़्यादा है वो ज़्यादा डिपेंड होती है टेम्परेचर पे। इसको दोनों तरीके से मैंने प्रूफ करा, एक था ग्राफिकल मेथड और एक ये न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकली हम लोगों ने इसको एट लास्ट यहाँ पे प्रूफ किया। तो आज के लिए इतना ही बेटा। इसके बाद हम लोग रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको अगली क्लास में करेंगे, और भी फर्दर किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको उठाने का मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना जो पढ़ाया इस पूरे को देखो, बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन वोश्चन लगाओ, जिससे कि जो है तुम्हें काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी ना हो किसी चीज़ में, और आराम से सब कुछ जो है तुम्हारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहे। तो इतना जो पढ़ा दिया इसको बार बार रिवाइज करो, इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आई थिंक तुम्हें काफ़ी हद तक चीज़ों का ज्ञान जो है वो मिल जाएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ।